हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज एग्ज़ाम हुआ क्लास 10th का। और कई बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर बहुत टफ था। तो चलो टीचर भी बोल रहे हैं कि बहुत टफ था। तो बच्चों, पेपर टफ बिल्कुल भी नहीं था, पेपर आसान था। पढ़ने वाले बच्चों के लिए आसान होता है। आप लोग पूरे साल भर पढ़ते नहीं और फिर एंड में बोलते हो टफ है, टफ है, टफ है। ये सारे क्वेश्चन बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पा रहे तो भाई क्या ही पढ़ाई की है तुमने पूरे साल भर में, है कि नहीं। बच्चों, मैं पूरे साल भर गणित पढ़ाता हूँ चैनल पर। अब अभी 10th के बाद अब 11th में जाओगे तो 11th की पढ़ाई भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी करा रखी है। और नया सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही। तो भटकना नहीं है, चैनल पर जुड़ जाना। चैनल पे पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर को सॉल्व करते हैं। बाकी पूरी गणित मैंने पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और जो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मौशा 12 है, तो उनका लौशा क्या होगा। तो आप जानते हैं नियम क्या कहती है। एक नियम होता है, दो दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF गुण LCM। ये नियम होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 2880। और हमें दे रखा है HCF 12, मौशा 12 दे रखा है। हमें लॉशा हमें लॉशपा ज्ञात करना है। ठीक है, हमें लॉशपा ज्ञात करना है। अब देखो ये 12 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, 12 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, 4 बचा, 12 चौको 48, पीछे से 0। तो हमें हमारा जो LCM है, लॉशॉप है, वो मिलेगा 240। वो कितना मिलेगा, 240। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे 3 घात का बहुपद होता है, क्या रखता है। तो जितने घात होते हैं उतने शून्य होते हैं, बेसिक सा नियम है। जितने घात उतने शून्य। 3 घात है तो अधिकतम 3 शून्य होंगे। अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 3। बस, इतना आसान क्वेश्चन था। कह रहे हैं यदि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है तो के का मान क्या होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों समान हो, संपाती रेखा हो, है ना। A1 क्या होता है, A1 होता है x का गुणज पहले वाले का, 2। A2 क्या होता है, दूसरे वाले x का गुणज, 4। B1 क्या होता है, पहले वाले y का गुणज, 3। और B2 क्या होता है, दूसरे वाले y का गुणज, a। C1 क्या होता है, अच्छा प्लस का 5 इधर आगे आ जाएगा, माइनस के 5। C2 क्या हो जाएगा, प्लस का 10 इधर आगे, माइनस का 10। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग के दो बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 जो है वो बराबर हो जाएगा 3/1। फिर से गुणा कर देंगे, 1 कम के 3 दूनी 6। के का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। के का मान आ जाएगा 6। कहीं दिख रहा है 6, ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इस समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। तो A+9D 10 है तो कम कर देंगे। तो समांतर श्रेणी में आ जाओ। हमारा जो पहला पद है A, वो 4 है। और शार्वंतर क्या आता है, दूसरे पद से पहला पद घटा दो, शार्वंतर हमारा 5 है। तो यहाँ पर रख देते हैं। प्रथम पद हमारा 4 है और D हमारा शार्वंतर कितना है, 5 है। 9×5 = 45, 45 और 4। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 49। ठीक है, 49 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते। कह रहे इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु क्या होता है, 0,0। किसी बिंदु की अगर मूल बिंदु से दूरी बोला है ना, तो आपको बस क्या करना है, उस बिंदु के x निर्देशांक का वर्ग कर देना है, प्लस y निर्देशांक का वर्ग कर देना। ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा था। 6×6 = 36, 8×8 = 64। तो ये हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चों, 10 होता है। 100 का वर्गमूल 10। ऑप्शन नंबर डी हमारा फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर त्रिभुज ABC में, हमारे पास एक त्रिभुज है, चित्र बना के दिखाता हूँ। हमारे पास एक त्रिभुज ABC है, नाम दे दो ABC। ABC में BC के समांतर DE क्या है, BC के समांतर क्या है, DE है। ठीक है, हमें क्या बोला है, AD/DB हमें दे रखा है 3/5।
और AC हमें दे रखा है 5.6। AE का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, AE का मान हमें ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है। देखो हमें क्या दे रखा है, AD/DB दे रखा है, और इधर से देखो AC। अब देखो AC यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या दे रखा है, 5.6 दे रखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5.6 है। अगर AE को मैं x मान लूँ, जो कि हमें निकालना है, EC क्या होगा, EC क्या होगा, 5.6 में से इतना घटाओगे तभी तो मिलेगा ना। EC आपका 5.6 होगा। तो थेल्स में लगा दोगे, जब ये भुजा इसके समांतर होती है किसी त्रिभुज में, तो क्या लगता है थेल्स में क्या होता है बाबू, भुजा का अनुपात बराबर होता है। AD/DB बराबर होता है AE/EC, ठीक है। AD/DB का मान हमें दे रखा है प्रश्न में 3/5। AE आपने x माना है जो कि आपको निकालना है, और ये है आपका 5.6 माइनस का x, ठीक है। चलो अब तिरछे गुणा कर देंगे, तिरछे गुणा करो, ये हो जाएगा 5x, और 3 से गुणा करेंगे, 3 संग 18, असल लगाएगी 3 5 15 और 1 16.1 स्थान के बाद, तो ये हो गया 3x। प्लस का माइनस का 3x इधर आके हो जाएगा प्लस का 3x, तो ये हो गया 8x। 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 1 8। x का मान क्या हो जाएगा दोस्त, 2.1 सेंटीमीटर होगा। 2.1 कहीं दिख रहा है 2.1, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर चौथा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन गया। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ। कह रहे किसी वृत्त में निम्न में से कौन सी रेखाओं का युग्म समांतर नहीं हो सकता। वृत्त के दो व्यास समांतर कौन सा नहीं हो सकता, वृत्त के दो व्यास कौन सा समांतर नहीं हो सकता। अगर वृत्त के दो व्यास बनाने की चेष्टा करो, ये एक व्यास हो गया, और एक व्यास बनाने के लिए मुझे मान लेते हैं यहाँ से जाना पड़ेगा, तो क्या ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, बिल्कुल भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। वृत्त के दो व्यास कभी समांतर नहीं हो सकते हैं। दो जीवाएं समांतर हो सकती हैं, आपको बना के दिखाता हूँ। ये वृत्त है, इसकी दो जीवा, एक जीवा ये है और एक जीवा ये समांतर हो सकती है। वृत्त की एक जीवा और एक स्पर्श रेखा ये भी समांतर हो सकती है, जैसे कि ये वृत्त है, ये एक जीवा है और ये एक समांतर रेखा है, तो ये भी इसका समांतर हो सकता है। वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये वाली इसकी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो वृत्त के दो व्यास है वो कभी भी आपस में समांतर नहीं हो सकते, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखो हमें त्रिज्या क्या दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, और हमें कोण क्या दे रखा है, 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है θ/360 गुणे πr²। मान रखेंगे थीटा में दे रखा है 60 डिग्री बट्टे में 360 गुणे में 22/7 पाई का मान, और आर हमारे पास है 21, r² है तो 21 गुणा 21, काटेंगे 0 से 0 कटा, 36, 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 21 कम 21 हासिल लगा 2, 21 कम 21 और 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। अगले प्रश्न में आते हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखो दोस्त, ये हमारा वृत्त है, ठीक है, बाहर से मैंने एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु से वृत्त पर मैं कितनी स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 खींच सकता हूँ। एक बिंदु से कितने खींच सकता हूँ, 2। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जो प्रश्न है वो है आपका कथन रिजल्शन रीजन वाला प्रश्न है, तो देखते हैं बाबू क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, प्रश्न पे आ जाते हैं, प्रश्न पे आ जाओ, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। कौन नंबर है यहाँ पर, कह रहे किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो बिल्कुल सही कथन है, कथन तो हमारा सही है। इसका कारण देखते हो, कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल हो। तो देखो जो कारण है बिल्कुल सही दे रखा है और कथन भी बिल्कुल सही है। देखो कोई संख्या 0 पर समाप्त तभी होती है जब गुणनखंड में 2 और 5 है,
कारण सही है, कथन भी अपना सही है। देखो अभी कथन क्या है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 का गुणनखंड करोगे तो 2 पर आ जाएगा, लेकिन 5 नहीं है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले वाले में आ जाओ। स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है जब उसकी संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए, कारण क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। तो कह रहे हैं स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है जब उसकी संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। तो देखो कारण जो है वो गलत दे रखा है, कथन भी आपका क्या है, कथन आपका सही है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे द्विघात समीकरण के शून्यांक बराबर है तो के का मान क्या होगा। अगर शून्यांक बराबर है, मैं सिर्फ डायरेक्ट कर रहा हूँ, दिया है फिर ये तो आप लिख ही लोगे। जब शून्य बराबर होते हैं तो विभक्तिकर का मान शून्य होता है। क्या होता है दोस्त, विभक्तिकर का मान शून्य होता है, यानी कि b² - 4ac का मान 0 होता है। प्रश्न में आ जाओ, चूंकि ये हमारे पास क्या है, ये होता है x² गुणज 3, b हमारे पास क्या है x का गुणज माइनस का k, c हमारे पास है अचर पद 12। ये मान हमें यहाँ रखना है। ठीक है, b का मान कितना है 3 है, सॉरी माइनस का k है, माइनस का k है रख दिया, और a का मान 3 है, c का मान 12 है। ठीक है, माइनस का वर्ग करोगे प्लस 12 गुणा 12 144 आएगा, माइनस के 144 इधर आके क्या होगा 100 प्लस के 144, वर्गमूल निकालोगे 144 का वर्गमूल कितना होता है, 144 का वर्गमूल होता है 12, के का मान आ जाएगा प्लस माइनस के 12। कई बच्चे सिर्फ 12 लिखते हैं, नहीं वर्गमूल है तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह लेना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले का आयतन क्या होगा। अर्धगोले त्रिज्या में दे रखो, देखो क्या दे रखा त्रिज्या में दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, अर्धगोले का आयतन निकालना है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 πr3। यहाँ पर रख देंगे 2/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारी है 7, 3 है घात में तो 3 बार गुणे में आ जाएगा। एक साथ से एक साथ कटा, कुछ कट रहा है क्या अपना, नहीं, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 22 दूनी 44, 7 7 49, ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, बट्टे में 3 लिख देंगे। मुझे कमेंट करके बताओ कि ऊपर गुणा करके कितना आ रहा है, बट्टे में तो 3 आएगा ही। ठीक है, गुणा करोगे कितना आ रहा है मुझे कमेंट करके बता देना, वही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं यदि बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले, इस एक बिंदु हमें दे रखा है, मान लेते हैं ए जो कि है h,3, और एक बिंदु है बी जो कि हमें दे रखा है 6,5। ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु है, इनको मिलाने वाले जो मध्य बिंदु है मान लेते हैं, यह मध्य बिंदु मैंने मान लिया पी है, जो कि हमें दे रखा है 4,4। ठीक है, तो हमें बताना है h का मान क्या होगा। देखो दोस्तों, ये अपना क्या है, ये अपना x1 है, ये अपना y1 है, ये अपना x2 है, ये अपना y2 है। ठीक है, और ये अपना x निर्देशांक होता है, ये अपना y निर्देशांक। मध्य बिंदु के लिए आप जानते हो निर्देशांक बराबर क्या होता है, x1 + x2 बट्टे में 2 होता है कि नहीं। x निर्देशांक हमारे पास क्या है, मध्य बिंदु का 4 है, x1 h है, x2 अपना 6 है, बट्टे में 2, तो बट्टे में कुछ नहीं तो एक तिरछे गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, और h + 6 कम h + 6, संख्या को एक तरफ लेके आओगे, प्लस का 6 इधर के माइनस का 6, तो बाबू h का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। h का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एकदम हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं निम्न आकृति में ए बी अगर 8 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 8 है। ठीक है, तो और क्या बोला गया है कि PE 3 है, PE यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। देखो बाबू, अगर ए बी 8 है, हमको क्या दे रखा है प्रश्न में, हमें दे रखा है ए बी 8 है, इसलिए हमें 10.2 से बाह्य बिंदु से डाले गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जो ए बी होगा वही आपका AC होगा।
वही क्या होगा आपका ए सी होगा। तो हमारा ए सी भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें पी ई 3 दे रखा है क्योंकि ई हमारा 3 है, 3 सेंटीमीटर है। अगर पी ई 3 है तो आपका ई सी भी कितना होगा 3 होगा। बाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्शिका की लंबाई समान होती है, ई सी भी कितना होगा 3 होगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए ई। ए ई कैसे निकालेगा, ए सी में से जब सी घटा देंगे तो हमें क्या निकालना है दोस्त, हमें निकालना है ए ई। ए कैसे निकलेगा, जब ए सी में से मैं सी ही घटा दूँ। सी बोलो ए सी बोलो एक ही बात है। ए सी हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर और ये है 3, 8 में से 3 घटा देंगे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतना हलवा क्वेश्चन है। तो ये सारा खेल है कॉन्सेप्ट का, ठीक है। बच्चों आप लोग पूरे साल भर पढ़ते नहीं हो, मैंने देखा है उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे ना पढ़ाई में सबसे निठल्ले हैं। सच बताऊँ कड़वी बात है। आप देखो अभी बिहार बोर्ड में जाके देखो आप, बिहार बोर्ड, बिहार नाम सुनते ही गरीब आते हैं ना दिमाग में, वहाँ लोग गरीबी में जी रहे हैं सच में, और उनको पढ़ा है एजुकेशन की वैल्यू। वो इतने शुरू एक देखो क्लास 9 खत्म होनी 10th में आने से पहले ही शुरू, दिन भर पढ़ते हैं वो लोग। ये बैच लेंगे वो बैच लेंगे, ऑनलाइन पे लगे रहेंगे, ऑफलाइन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ऑनलाइन भी पढ़ेंगे दिन भर, ठीक है। और आप लोग पूरे साल भर नहीं पढ़ोगे और एग्जाम के लास्ट में आओगे सर ये बता दो वो बता दो, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। पूरे साल भर मेहनत करनी होती है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो क्वेश्चन बनेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, एकदम हलवा क्वेश्चन है। कह रहे हैं द्विघात समीकरण बताइए, इसका शून्य इतना है, एक शून्य कितना है, शून्यकों का योग 4 है, ठीक है। तो देखो हमको दिया है शून्य, हमें एक शून्य तो दे ही रखा है ना, शून्य एक शून्य को मैं नाम देता हूँ अल्फा, हमें दे रखा है 2 + √5, ठीक है। और हमें शून्यकों का योग दे रखा है शून्यकों का योग अल्फा + बीटा, ये दे रखा है हमें 4, ठीक है। तो हमें बीटा चाहिए, तो यहाँ देखो अल्फा का मान हमें क्या दे रखा है 2 + √5, हमें बीटा का मान चाहिए, दूसरा शून्य चाहिए ना, यहाँ मैंने रख दिया अल्फा का मान प्लस का 2, अच्छा ये प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 - के √5, ठीक है। ये आ गया। देखो हमारे पास क्या है दोस्त, हमारे पास शून्यकों का योगफल तो डायरेक्ट दे रखा है, हमें शून्यकों का गुणनफल भी चाहिए होगा सूत्र में, अल्फा गुणा बीटा। तो ये हमारे पास अल्फा है 2 + √5 और ये हमने बीटा निकाला है 2 - के √5, ठीक है। अब यहाँ लग जाएगा एक सूत्र, कौन सा वाला, a + b गुणा a - b, जो कि होता है दोस्त a² - के b², यही होता है ना। रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा अपना a का वर्ग माइनस b का वर्ग, 2 दूनी 4, 5 का वर्ग करोगे √5 का वर्ग करोगे √ हट जाता है, 4 में से 5 घटाओगे 1 आ जाएगा। तो हमें शून्यकों का गुणनफल कितना मिल गया -1। अब हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद, इसका सूत्र क्या होता है x² - शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल, सूत्र में रख देंगे अल्फा + बीटा, कितना दे रखा था शून्यकों का योगफल 4 दे रखा था, और शून्यकों का गुणनफल आपने कितना निकाला है -1, प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट रख दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था और बच्चे छोड़ के आए हैं तब। तो जो जो छोड़ के आया है वो भैया उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, इसीलिए छोड़ रखा है। कह रहे हैं समांतर श्रेणी में 60 पद है, अंतिम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, अंतिम लास्ट से। तो यहाँ खेल खेल दिया इन्होंने, देखो अंतिम बोला है, देखो यहाँ प्रश्नानुसार इसने बोला अंतिम पद से, देखो ये क्वेश्चन जबरदस्त बोला, अंतिम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, और अंत कितने पद है इसमें 60 पद है, तो अंतिम वाला पद क्या होगा 60वां पद होगा, तो हम 8 मत लिख देना, ठीक है। तो अंतिम पद, जो अंतिम पद है, ठीक है, प्रश्नानुसार जो हमारा ए होगा प्रथम पद होगा वो 60वां पद होगा। 60वां पद क्या है a + 59d, ये क्वेश्चन इन्होंने खेल दिया है, इसे 2 नंबर नहीं इसे बड़े नंबर में देना चाहिए था, बट कोई नहीं। हमारे पास हमारा जो प्रथम पद है इसका प्रथम पद है,
8 59, डी हमारे पास कितना है, नॉर्मल डी, दूसरे संख्या में से पहले संख्या घटाएंगे 2 आ जाएगा, हाँ 2 लिख दोगे, 9 दूनी 18 लगा 1 और 2 पंजे 10 और 1 11 और 8 16, ये हो जाएगा 126। ठीक है, हमारा अंतिम पद से जो प्रथम पद है वो 126 है और शार्वंतर क्या होगा, शार्वंतर डी। अंतिम पद से बोला है, अंतिम 20 पदों का योगफल बोला है तो माइनस लगा लो, यहाँ लग जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, तो जो दूसरा पद है वो है 10, पहला पद है 8, तो ये आ जाएगा -2। शार्वंतर कितना होगा, -2। हमारा ये प्रथम पद होगा और ये शार्वंतर होगा, अंतिम पद से बोला है, इस वजह से। अब हमें क्या करना है, अंतिम 20 पदों का योगफल निकालना है। अंतिम 20 पदों का योगफल। ठीक है, तो आपको एशन का सूत्र तो पता ही होगा, क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणे में d होता है। ठीक है, 20 पद बोला, n की जगह पे 20 रख देंगे। प्रथम पद हमारे पास क्या है, अंतिम 20, प्रथम पद हमारे पास 126 है, n हमारे पास 20 है, d हमारे पास कितना है दोस्त, -2। ठीक है, ये आ जाएगा 2 ढाई 20 काट दोगे 10 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 कम 2, यहाँ से आ जाएगा 19 गुणा -2, 252, 19 दूनी 38। ठीक है, 10 में से 12 में से 8 घटाएंगे 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 214 आ जाएगा 2000। अंतिम 20 पदों का योगफल इतना होगा, 2140। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो सकता है। देखो हमारे पास एक वर्ग है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक वर्ग है, ये हमारे पास एक वर्ग है। ठीक है, इसको फिल कर देते हैं इससे, ये हमारे पास वर्ग है। ठीक, और इसके अंतर्गत आने वाला क्या बोले, अधिकतम वृत्त क्षेत्रफल वाला वृत्त, वृत्त ये है, वृत्त बन नहीं रहा लेकिन ये वृत्त, ठीक है, ये वृत्त है। तो ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, यह वृत्त का व्यास। हमें भुजा क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वृत्त का अधिकतम व्यास, वृत्त का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, 7 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, ये त्रिज्या हो जाएगी। और हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। पाई का मान क्या है, 22/7 और आर हमारे पास है 7/2 गुणा 7/2। एक साथ कटा, 2 1 कम 2 2, 11 77/2, यानी कि 2 3 6 2 8 16 2 5 10, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा उत्तर। ठीक है, ये आ जाएगा उत्तर। अब आ जाओ, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं साइन ए प्लस कॉस ए का मान इतना है, तो साइन ए कॉस ए का मान क्या होगा। हमें क्या दे रखा है, साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या दे रखा है, √2 दे रखा है। तो ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है, मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ वर्क कर दूंगा, इधर भी वर्क कर दूंगा, इधर भी वर्क कर दूंगा, दोनों तरफ वर्क करने पर इसे खोल देंगे, इसे खोल देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से। इसका सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab। यहाँ ये नियम लग जाएगा, खोलो, ये हो जाएगा सॉरी, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab, और यहाँ अंडरूट का वर्ग करने पे अंडरूट हट जाता है।
आप जानते हैं ये एक सर्वसमीकरण है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है? एक, की जगह पर एक आ जाएगा, यहाँ पे दो है, प्लस का एक इधर आके क्या होगा? माइनस का एक। यहाँ आ जाएगा 2 sin ए कॉस ए बराबर एक। ये दो गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में साइन ए कॉस ए का मान क्या आ जाएगा? 1/2। आंसर ठीक है, आराम से बन गया, ऐसा यहाँ होना था। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं कि नीचे दी गई 25 परिवारों के दैनिक खाद्य व्यय को दर्शाती है, हमें माध्य निकालना है। हमें क्या निकालना है दोस्त? माध्य निकालना है। ठीक है, तो देखो माध्य निकालते हैं। ये हमको दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है दोस्त? माध्य निकालना। बनाते हैं वर्ग अंतराल, यहाँ आ जाएगा वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पे आ जाएगा बारंबारता, यहाँ आ जाएगा अपना एक्स। देखते हैं प्रश्न की डिमांड के आधार पर कौन सा नियम हम लगा सकते हैं। पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल, यहाँ लिखते हैं बारंबारता, और यहाँ एक्स। कोई भी नियम हो, इस ये तो 3 लगने ही लगने हैं। वर्ग अंतराल दे रखा है 100 से 150, फिर हमको दे रखा है 150 से 200, फिर हमें दे रखा है 200 से 250, फिर हमको दे रखा है 250 से 300। ठीक है, एफ हमें दे रखा है 4, 6, 12। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं कुल। अब हमें एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकालते हैं? वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं, आधा करते हैं। 100, 150, 250, 250 का आधा कितना है? 125। 250 का आधा 125। अब देखो सब में कितने कितने का अंतर है? सब में 50-50 का अंतर है, 50-50 जोड़ दो, ये हो जाएगा 175। ठीक है, 175, ये हो जाएगा 225, और ये हो जाएगा 275। अब एक्स का मान देखो कितना बड़ा बड़ा है, बहुत बड़े बड़े हैं, तो कल्पित माध्य विधि लगानी होगी। कल्पित माध्य विधि में हम ए निकालते हैं, और ए का सूत्र होता है n/2। एन कितने पद हैं? 4 पद है, 4/2, 2 दूनी 4, यानी कि दूसरा पद। दूसरा पद में कहाँ ढूंढना है? एक्स में ढूंढना है। में दूसरा पद किधर है हमारा? ये है 175। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे माना, माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य ए बराबर 175। ठीक है, हर अब आपको क्या निकालना है अगले स्टेप में? अगले स्टेप में आपको निकालना है डी। क्या निकालना है? डी निकालना है। और डी का जो सूत्र होता है, डी का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स माइनस ए। हर एक एक्स में से ए घटा देना। 125 में से 175 घटाएंगे, 50 आ जाएगा माइनस का। 50-50 का अंतर, 50 जोड़ो, -50 में 50 जोड़ेंगे 0, 0 में 50 जोड़ोगे 50, 50 में 50 जोड़ोगे 100। अब अगला कॉलम है आपका एफ और डी की गुणा कर दो, ये आ जाएगा 4×5 = 20, 200, 0, 12×5 = 60, 600, ये आ जाएगा 300। ये हो गया प्लस के 900, ये माइनस के 200। 900 में से 200 घटाएंगे, 700 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 10 और 15, ये आ जाएगा 25। एफ का कुल योगफल कितना आ जाएगा? 25। अब आ जाओ कल्पित माध्य विधि में, हम माध्य निकालते हैं। माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस एफ डी का योगफल बट्टे एफ का कुल योगफल। ठीक है, ये हमें क्या हमें मिला था 175, डी का कुल योगफल मिला है 700, एफ का कुल योगफल है 25। कटेगा 25 से, काटो, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 20 बचेगा, 25 × 8 = 200। तो 175 में हम क्या जोड़ देंगे? 28 जोड़ देंगे, और 5 13, हासिल लगा 1, 7 और 2 9, और 1 10, हासिल लगा 1। आंसर आ जाएगा 203। आंसर क्या आ जाएगा? 203। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। कल जब आप पेपर देने जा रहे थे सुबह, इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया था लाइव आके। तो 2 सिक्के जब उछालते हैं, ये एक सिक्का है और ये एक सिक्का है,
इस सिक्के पे संभव परिणाम क्या हो सकते हैं? या तो हेड आ सकता है या टेल। इस सिक्के में हेड आ सकता है या फिर टेल। यहाँ लिखेंगे दो सिक्के, दो सिक्के एक साथ, एक साथ उछालने, साथ उछालने पर परिणाम। दो सिक्के अगर एक साथ उछाल दें तो क्या परिणाम होता है, क्या प्रतिशत समष्टि होती है? फिक बताता हूँ। और यहाँ एच फिक्स करो। एच का, एच के साथ, एच का टी के साथ। एच का हो गया, अब टी ले लो, टी को फिक्स करो। टी का एच के साथ, टी का टी के साथ। ये कुल परिणाम चार होते हैं। दो सिक्के एक साथ उछालने पर चार परिणाम आ सकते हैं, और ये चार परिणाम ये है। कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित्त तो हो ही हो। कम से कम एक चित्त, चित्त बोले तो हेड। वो घटना क्या हो जाएगी? एक एच तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा एच हो चलेगा। ठीक है, ये है। इसकी हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता प्रश्नानुसार। कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है हमारे पास? तीन है। और कुल परिणाम हमारे पास कितना है? चार है। हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा? 3/4। जबरदस्त क्वेश्चन है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं दिए गए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए के का मान क्या होगा? तो ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। क्या बोला गया? अपरिमित रूप से अनेक हल। परिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों? तीनों बराबर होते हैं, अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। A1 क्या है? पहले वाले एक्स का गुणज, क्या यहाँ पर K है। A2 क्या है? दूसरे वाले एक्स का गुणज 12। फिर B1 क्या है? पहले वाले वाई का गुणज 3। B2 क्या है? दूसरे वाले वाई का गुणज। फिर C1 क्या है? देखो ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, -K और प्लस का K इधर के क्या होगा? -K। हमें K का मान निकालना है, स्टार्टिंग के दो बराबर ले लो। तो देखो तिरछे गुणा करेंगे, K गुणा K² 12×3 = 36। वर्गमूल निकालोगे, प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6 होता है आंसर। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं अपरिमेय संख्या से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले अपरिमेय संख्या क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या के बारे में लिखना है यहाँ पर। तो ये सब मैंने समझा रखा था। तो आप अपरिमेय संख्या की परिभाषा बहुत तरीके से दे सकते हैं। ऐसी संख्या जो कभी जिसका दशमलव प्रचार शांत ना हो, ये तो है ही है। मैं आपको सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, कोई मास्टर आपको गलत नहीं बोल सकता। ऐसी वास्तविक संख्या, क्या लिखोगे? ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, उसे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब कोई माइकल हल इस परिभाषा को गलत नहीं बोल सकता। कोई माइकल हल, बड़े से बड़ा विद्वान, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये यहाँ लिख दोगे। ठीक है, कुछ उदाहरण दे देना। तो उदाहरण दे दिया, √2 या 1.00003 से चला जा रहा है। दशमलव प्रसार अशांत है, अपरिमेय है। भाज्य संख्या के ऊपर √2 अपरिमेय। तो उदाहरण दे दिए। अब इसमें आ जाओ, इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसको भी मैंने करा रखा था। उल्टा मान लेते हैं, माना 5 - 3 √2 एक
परिमेय संख्या है, उल्टा मानते हैं। ये क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या हो उसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर इस क्यू का मान 0 नहीं होता है। ठीक है, पी और क्यू हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और जो एच सी एफ होता है पी और क्यू का, वो एक होता है। ये लिखना अनिवार्य है। अब लॉजिक क्या होता है कि परिमेय को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। ये पी बट्टे क्यू इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, और ये माइनस वाला इधर आके प्लस, 3 गुणे में है ताकि बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट दो। ठीक है, तो आप इसको समीकरण नाम दे दो एक, परिमेय से परिमेय घटाओ परिमेय, परिमेय को परिमेय से भाग दो परिमेय। ये पूरी संख्या परिमेय है और अभाज्य संख्या के अंडर रूट होने पर वो अपरिमेय होता है। तो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि 5 माइनस पी बट्टा क्यू टोटल के बट्टे में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए इसलिए एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती। अगर ये परिमेय होती तो बराबर आनी चाहिए थी, बराबर नहीं आई है, इसका मतलब आपने जो माना है वो गलत माना है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए इसलिए क्या था, 5 - 3 √2, 5 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न हर साल आता है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि एग्जाम में आएगा जरूर। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं ग्राफ की मदद से दिखाना है कि ये एक असंगत है, ग्राफ की मदद से दिखाना है। देखो पहला समीकरण हमें क्या दे रखा है, x - y = 8। ठीक है, और दूसरा समीकरण हमको दे रखा है 3x - 3y = 16। कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल कब नहीं होता, जब समांतर रेखा होती है, जब समांतर रेखा होती है। तो पहले समीकरण से 2 बिंदु निकाल लेते हैं और दूसरे वाले समीकरण से भी 2 बिंदु निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ x यहाँ y, यहाँ x यहाँ y। ठीक है, तो यहाँ देखो x का मान अगर मैं 0 मानूंगा, y का मान आ जाएगा -8, y का मान 0 मानूंगा तो x का मान आ जाएगा 8। ये p और ये q बिंदु है। फिर आ जाओ यहाँ पर, y का मान अगर 0 मानूंगा, x का मान हो जाएगा 16/3, x का मान 0 मानूंगा तो y का मान हो जाएगा -16/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर में दिखाना है। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। ठीक है, ये हमारा केंद्र है। ठीक, बड़े से बड़ा बिंदु हमारा 8 है, एक ग्राफ पेपर में दर्शाना, ग्राफ पेपर आपको मिलता है एग्जाम में, तो हम 2 2 का गैप लेते हैं। ये 2 है, 4 6 8। पहला पहला बिंदु क्या है, x पे 0 है, y पे -8, y पे -8। तो ये हमारा पहला बिंदु आ गया P। उसके बाद हमारा पे x पे 0, y पे 8, ये पहला। दूसरा बिंदु आ गया Q। हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच देनी है। ठीक हो गया, अगले वाले पे आ जाओ, x पे 16/3, 16/3 इधर कहीं जाएगा, 16 को भाग दोगे 3 से तो 3 ही बचे 15,
ठीक है, यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ कहीं पे बिंदु होगा 5 पे। ठीक है, यहाँ कहीं पे बिंदु होगा, ये अपना आर बिंदु आ गया, यहाँ कहीं पे एच बिंदु आ जाए, -3 यहाँ एच आएगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती रेखा खींचोगे तो ये दो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर रेखा हो जाएंगी। और समांतर रेखा की क्या होती है, अनंत, तो कोई हल नहीं होता, सॉरी। ठीक है, तो ये समांतर रेखा ऐसी बन जाएगी, इसका कोई हल नहीं होता। ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था। कह रहे हैं वाई अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ हो। तो मैंने मान लिया कि वाई अक्ष पर बिंदु है, माना मैंने वो बिंदु पी है। वाई अक्ष के लिए एक्स निर्देशांक क्या होता है, 0। माना वो बिंदु पी है जिसके निर्देशांक 0, वाई है। पी बिंदु इस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ पर है। ए बिंदु हमें दे रखा है 6,5 और पी बिंदु हमें दे रखा है -4,3। तो पी बिंदु है इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है। तो हमको दिया है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पी ए बराबर किसके, पी बी के। तो बच्चों हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाना होगा। ठीक है, तो लगाते हैं। x1 की जगह पे है 0, x1 -x2 का वर्ग प्लस y1 -y2 का वर्ग। फिर आ जाओ पीबी में, x1 की जगह 0, x2 की जगह माइनस माइनस प्लस, y1 की जगह पे y है, y2 की जगह पे 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। क्यों, क्योंकि इधर भी अंडरूट है उधर भी अंडरूट है, अंडरूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। यहाँ लिखेंगे वर्ग करने, जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से बचेगा -6 रूट हट गया, y -5 का वर्ग, इधर बचेगा 4 का वर्ग, इधर बचेगा y -3 का वर्ग। तो देखो दोस्त, यहाँ पर और यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, कौन सा वाला, a - b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + b² - 2ab। ये सूत्र हमें क्या करना है, लगा देना है। 36 माइनस का वर्ग प्लस होता है, a का वर्ग, y का वर्ग 5, 5 का वर्ग 25। ठीक है, और माइनस का 2 है, 2 पंचे 10 y। इधर आ जाओ, 4 चौकू 16, y का वर्ग y², a का वर्ग b का वर्ग माइनस का 2 है, 3 दूनी 6y। कुछ कट रहा है, दोनों तरफ सेम टू सेम होने पे कटता है, y² इधर भी y² इधर भी कटा। तो यहाँ बचा अपने पास 36 -10y, और यहाँ पर है 9, इधर 25 भी तो छूट गया, आप बचे 25 भी तो होगा, 3 3 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25 -6y प्लस का 25 कटा। तो इधर अपना 36 है, प्लस माइनस का 10y इधर आ गया, प्लस का 10y। तो यहाँ आ गया 10 में 6 घटाओगे 4y, 4 9 36। y का मान कितना आ गया, 9। इसलिए वो जो बिंदु होगा वो होगा 0,9, y की जगह पे 9 रख दिया सर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। तो हमें या तो ये करना था या तो वो करना था। हमारे पास एक रेखाखंड है, कह रहे ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, 3 टुकड़े में बांटना है, समान 3 टुकड़े, जिसके लिए मुझे 2 बिंदु चाहिए होगा, पी क्यू। मुझे ए दे रखा है -1,2 और मुझे बी दे रखा है 2,8। ठीक है भैया, मेरा ये क्या है, x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2। पी बिंदु और क्यू बिंदु ये क्या कर रहे हैं, विभाजन बिंदु है इसका, तो मुझे विभाजन बिंदु निकालना है। अगर मुझे पी नहीं निकालना है, पी के लिए, पी के लिए क्या हो जाएगा, इधर एक टुकड़ा है, इधर 2 टुकड़ा है, यानी कि m1 हो जाएगा 1, m2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, पहले x निर्देशांक निकालना, फिर y निर्देशांक, फिर लिखेंगे यहाँ पर विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या निकालना है अपने को, x निर्देशांक, इसका सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है,
M1 का मान है अपना 1, x2 का मान है अपना 2, M2 का मान है 2, M1 का मान है माइनस का 1, M1 प्लस M2, 2 माइनस का 2, ये आ गया 0, 0/3 क्या हो जाएगा 0। तो ये हमको मिल गया हमारा x निर्देशांक। निर्देशांक क्या मिल गया 0। हमें क्या चाहिए y निर्देशांक। y निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। m1 का मान 1 है, y2 का मान 8 है, m2 का मान 2 है और y1 का मान 2 है बट्टे m1 प्लस m2। 8 कम 8, 2 दूनी 4, 8 4 12 बट्टे 3, 3 चौके 12। तो y का मान कितना आ गया, पहला बिंदु आपको Q मिल गया, P मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, Q। जैसे P के लिए निकाला वैसे ही Q के लिए निकलेगा। मिटा देता हूँ। आपको क्या निकालना है, आपको Q निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, Q निकालना है। तो जब Q के लिए बात करेंगे, इसके लिए Q के लिए इधर कितने टुकड़े हैं, 2, m1 2 हो जाएगा, m2 कितना हो जाएगा 1, बाकी x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे। तो ये वाला मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। कमेंट करके मुझे बताइए कि Q बिंदु कितना आ रहा है। ठीक है, ये सूत्र x और y का मैंने रखा हुआ है, बस हल करना है। अगला जो प्रश्न है, कह रहे हैं AP और DQ क्रमशः बिंदु ABC और DF की माध्यिकाएं हैं। ABC और DF समरूप है। ठीक है, तो अपने को ये सिद्ध करना है कि AB बट्टा DE बराबर होगा AP बट्टे DQ के। ठीक है, तो बाबू ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, ये NCERT का प्रश्न है। ठीक है, ये हमारे NCERT का प्रश्न है, प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन है। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन मैं जानबूझ कर छोड़ रहा हूँ ताकि आप देखें इस NCERT खोल के कि सर ने सब कुछ पढ़ा रखा है कि नहीं रखा है। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, वो भी डिजिटल बोर्ड पे। साथ ही साथ सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे थे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और बच्चे पढ़ते ही नहीं है। सारा क्वेश्चन यहीं से है, जो जो पढ़ाया जो जो बताया वहीं से आया। क्वेश्चन बेसिक लेवल के थे, जाके देख सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में बच्चों की हवा टाइट हो गई, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिर्फ बड़ा करने से क्वेश्चन टफ नहीं हो जाता है। क्वेश्चन बेसिक चीज़ का है, बस इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया है और बच्चे उसी में घूम गए। देखिए, कह रहे हैं एक ड्रोन है, ड्रोन मान लेते हैं भाई। ड्रोन देखा, मेरा जो भांजा है ना भाई, ड्रोन का इतना शौकीन है, मामा 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 ड्रोन चाहिए ड्रोन चाहिए। मान लेते हैं हमारा ड्रोन है, ये हमारा ड्रोन है जो हवा में उड़ रहा है। ड्रोन जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर है। ये हमारी ज़मीन है, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है, 100 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई ड्रोन की कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, उड़ रहा है वो राजमार्ग पर। अपने दाईं और बड़ी दो स्थिर कारों को देखते हैं, एक कार यहाँ पर है और एक कार यहाँ पर है। जितना दूर तुम देखोगे कोण उतना बड़ा होगा, सॉरी कोण उतना छोटा होगा। जितना पास तुम देखोगे उतना कोण बड़ा हो जाता है। तो एक 45 एक 30 है, तो बड़े वाले पे बनेगा 30, यहाँ पे बनेगा अपने मन कोण हमारा 30 और यहाँ पे बनेगा हमारा दूसरे कार पर 45। चित्र, प्रश्न पढ़ के चित्र बना रहे हैं हम। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। ठीक है, तो मैं नाम दे देता हूँ भैया। हमारा ये बिंदु ए बोल दो इसको, इसको बी, इसको सी, इसको डी। पहले तो प्रश्न पढ़ के हमने चित्र बना लिया, ठीक हो गया। अब हम प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ड्रोन के ठीक नीचे दिए राजमार्ग पर स्थित बिंदु से प्रत्येक कार की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कार की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं ये एक्स और वाई है, ये ज्ञात करना है। दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों कारों के बीच की दूरी। तो भाई एक कार यहाँ है और एक कार यहाँ है, इनके बीच की दूरी यानी कि एक्स हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आ जाते, जो चीज़ ज्ञात करने के लिए बोले उस पर आ जाते। सबसे पहले आ जाते छोटे वाले त्रिभुज में, ए बी सी में। ड्रोन के ठीक नीचे राजमार्ग पर स्थित बिंदु से प्रत्येक कार की दूरी ज्ञात कीजिए। इस कार से यहाँ तक की दूरी वाई भी निकालनी है, उससे यहाँ तक की दूरी ये भी निकालनी है, बी डी भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे छोटे वाले त्रिभुज में आ जाओ। नियम क्या होता है, जो पता है और जो निकालना है उस पर संबंध लगाते हैं। तो हमें ए बी
पता है और मुझे बी सी निकालना है। ठीक है, सो देखिए ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा। तो यहाँ लग जाएगा टेन थीटा। थीटा कितना है? 45। ठीक है, ए बी हमने क्या हमारे को दे रखा है? 100 दे रखा है। बी सी हमने वाई माना है। ठीक है, 10 45 का माने वाई कम वाई, तो पहला जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, पहला उत्तर आ गया। इससे ये वाले कार की दूरी 100 मीटर है। फिर हमसे बोला है दूसरे कार की दूरी, यहाँ पे कार खड़ा है, इससे इसकी दूरी निकालने के लिए मुझे बड़े वाले त्रिभुज में आ जाना पड़ेगा। त्रिभुज ए बी डी में मुझे ये पता है और ये निकालना है। संबंध लगाओ, ए बी बट्टे बी डी लंब बट्टे आधार टेन थीटा। थीटा आपकी बार बड़े वाले में 30 डिग्री है। ए बी का मान 100 है। बी डी क्या है? इतना प्लस इतना, यानी कि एक्स प्लस वाई, और टेन 30 का मान होता है 1/√3। फिर से गुणा करेंगे, एक्स प्लस वाई कम एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 100√3। हमें एक्स का मान निकालना है, प्लस का वाई इधर के क्या हो जाएगा? ठीक है, अच्छा हमें दूसरे, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा स्मार्ट बनो। दूसरे कार की दूरी, दूसरे कार की दूरी यहाँ से यहाँ तक पूरा है ना, एक्स प्लस वाई आपको चाहिए। दूसरे कार की जो दूरी है हमारी वो कितनी है? वो 100√3 है। ये आंसर आ जाएगा। लेकिन सेकंड वाले, ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। कह रहे हैं दोनों कारों के बीच की दूरी, एक कार यहाँ है और एक कार यहाँ है, दोनों कारों के बीच की दूरी क्या है? एक्स है। एक्स भी निकालना है आपको, ये दूसरे वाले पार्ट का आंसर है। एक्स निकालना है आपको, तो प्लस का वाई इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का वाई। ठीक है, वाई का मान रख देंगे। वाई का मान अपना 100 है। 100 घनिष्ठ ले लो, √3 - 1 आ गया सर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट में। और सेकंड पार्ट हो गया हमारा। कह रहे हैं यदि ड्रोन की ऊंचाई बढ़ाकर, अब ड्रोन की ऊंचाई बढ़ा देते हैं। क्या बोल रहे हैं? ड्रोन की ऊंचाई बढ़ा देते हैं। 100 की जगह कितना कर देना? 150 कर देना है। करो भैया 150, इसको, इसकी 150 मीटर कर दिया। ठीक है, कर दी जाए तो नई ऊंचाई पर प्रत्येक कार का टेंजेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि ड्रोन की ऊंचाई बढ़ाकर 150 मीटर कर दी जाए तो नई ऊंचाई पर प्रत्येक कार का स्पर्शजा ज्ञात करना है। ठीक है, टेंजेंट ज्ञात करना है। टेंजेंट यानी कि टेन थीटा ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, प्रत्येक कार का टेंजेंट आपको ज्ञात करना है। तो ये कार है, ये ज्ञात करना है, बस 100 की जगह 150 कर देना है, बस क्वेश्चन वही है। टेंजेंट टेन थीटा। ठीक है, तो देखो बाबू, टेंजेंट को ना स्पर्श रेखा बोलते हैं। स्पर्श रेखा बोलते हैं हिंदी में। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? स्पर्श रेखा। ये कार है, टेंजेंट हमें निकालना है 10 थीटा। तो आपको अब की बार क्या करना है? सेम वही चीज़ कहना है दोबारा से। जहाँ जहाँ 100 था ना, वहाँ वहाँ 150 हो जाएगा और यही चीज़ दोबारा आ जाएगी। ठीक है, स्पर्श निकालना है आपको। यहाँ पर 100 की जगह 150 हो जाएगा, यहाँ पर भी 100 की जगह 150 हो जाएगा। स्पर्श वही आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चे घूम गए थे, मैंने इसको आराम से कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंक है तो एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। ठीक है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक। मान लेते हैं इकाई का अंक x और दहाई का अंक को मैंने y मान लिया। ठीक है, अंकों का अंतर 3 है। अब यहाँ क्वेश्चन को घुमा दिया गया, अंकों का अंतर 3 है। अब कौन से अंक बड़े हैं ये हमें पता नहीं है। संख्या उन्हीं अंकों के योग का 7 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकियों की संख्या के अंकों का अंतर 3 है और संख्या उन्हीं अंकों के योग का 7 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन तो आपसे थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता ही नहीं इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का अंक बड़ा है, पता है तुम्हें? प्रथम शर्त में आ जाओ। प्रथम शर्त से देखो दोस्त, हमें पता ही नहीं कि इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का अंक बड़ा है। अंतर बोला, अंतर मतलब होता है घटाना। तो एक स्थिति ये हो सकती है कि एक्स में से वाई घटाऊं तो मुझे 3 मिले, या वाई में से मैं एक्स घटाऊं तो मुझे 3 मिले। ठीक है, तो अच्छा इसका वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा? संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? दहाई बोला है, 10y इकाई मतलब 1x, ये हमारी संख्या होगी। और संख्या उन्हीं अंकों के योग का 7 गुना है। और संख्या उन्हीं अंकों के योग का
7 गुना है। ठीक है, द्वितीय शर्त में आ जाओ। द्वितीय शर्त में क्या बोले, जो संख्या है, ये हमारी संख्या 10y प्लस एक्स, जो संख्या है उन्हीं संख्या का योग का अंकों का योग कर दोगे, x प्लस वाई का 7 गुना है, 7 गुना है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, इसको हल कर दें। इधर अपने पास है 10y प्लस का एक्स, 7 से गुणा कर देंगे, 7x 7y, एक्स और वाई को एक तरफ लेके आओ, 10y प्लस का 7y इधर आ गया, 7x प्लस का एक्स इधर आ गया। 10y में 7 का y घटाएंगे, 3y बचेगा, 7 में से 4 घटाएंगे, 6x बचेगा। तो देखो 3 गुणे में अंदर के भट्टी में आ गया, 3 दूनी 6, वाई का मान क्या आ गया 2x, वाई का मान क्या आ गया बच्चों 2x, समीकरण नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन हो सकता है बाकी टीचर आपको ये चीज़ अब ना भी बताए हों, उन्होंने x माइनस वाई कर दिया, बट वो गलत है। यहाँ आपके पास 2 केस बनेंगे, आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 3 को हल करना है पहले, समीकरण 1 व 3 को हल करना है, और एक बार आपको समीकरण 1 और 2 और 3 को हल करना है। 2 केस है आपके पास प्रश्न के आधार पर। पहले वाले केस पे आ जाओ, हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 है, और हमारे पास y बराबर क्या है 2x है। रख के देख लेते हैं आपको, x y बराबर कितना है 2x है, 3 है, माइनस के x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर आ जाएगा -3, x बराबर क्या आ जाएगा -3। अब देखो x का मान यहाँ रख देंगे, y बराबर अपने पास क्या 2x, तो 2x की जगह पर माइनस का 3 रख दो, ये होती है 6 हो जाएगा माइनस का। तो इस आधार पर जो संख्या मुझे मिलेगी, एक अंक x y, 2.5 अंक y माना था, -6 माइनस का 3 है, ऐसी कोई संख्या नहीं होती है। तो ये जो केस हमने लिया था, x में से y घट के ये आंसर नहीं देगा। ठीक है, तो करके दिखा रहा हूँ कि क्यों नहीं देगा। अगर आप लोगे तो -6 -3 ऐसी कोई संख्या होती है, -6 -3 कॉमा करके नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से उठपटांग लग रहा है तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाओगे। अब आ जाओ y माइनस एक्स बराबर कितना आपका 3 है, ये चीज़ अमान्य हो जाएगी, लेकिन ये संभव नहीं है, तो ये अमान्य हो जाएगा। y माइनस एक्स बराबर 3 है, और y का मान यहाँ पे 2x रख देंगे, तो देखो x का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, x का मान यहाँ रख दोगे, y बराबर अपने पास क्या 2x, x की जगह पे 3 रख दिया, 2 3 6 हो जाएगा। अब संख्या पे आ जाओ, एक अंक 2.5 अंक y माना था आपने, y आपने क्या मिला 6, और सबको क्या मिला 3, तो हमें हमारी संख्या क्या मिलेगी 63। ये सही है, ये वाली स्थिति अमान्य है। रीजन के साथ, कारण के साथ मैं पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है, या तो ये करना था या फिर ये करना था, है ना। ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था। ठीक है, चलिए करते हैं। जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन है बच्चों, वो हम पेन पेपर में करते हैं, क्योंकि लाइट चली गई है इस वजह से। तो हम इस क्वेश्चन में आ गए हैं, कह रहे हैं 2 वर्ष पहले पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी थी, और 6 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु के दुगने से 4 वर्ष अधिक है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, अथवा वाला ये प्रश्न है, तो यहाँ मान लेते हैं, माना देखो, तो पिता की आयु बेटे की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, बेटे की आयु से 3 गुनी थी, तो मैं क्या बोलता हूँ, माना बेटे की आयु या पिता की आयु मान लेते, माना पिता की आयु, माना पिता की आयु क्या है बच्चों, x वर्ष है। ठीक है, तथा पुत्र की आयु क्या है, y वर्ष है, ये हमने मान लिया।
अब 2 वर्ष पहले बोला है तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों? प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त से। 2 साल बोला है, 2 साल पहले बोला है तो 2 साल पहले दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु देखो अभी पिता की आयु x वर्ष है तो 2 वर्ष पहले कितनी होगी? 2 घटा देंगे, पूर्व में घटा देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु को मैंने y माना है तो 2 वर्ष पहले क्या होगी? 2 घटा देंगे, ठीक है। 2 वर्ष हमने घटा दिया। अब प्रश्न पे आ जाओ, क्या बोला? 2 वर्ष पहले पिता की आयु बेटी की आयु की 3 गुनी थी। बेटी है ना, मैं बेटा लिख दिया, कोई बात नहीं। तो देखो 3 गुनी थी, पिता की आयु बेटी की आयु की 3 गुनी थी। तो पिता यहाँ पर है, बड़ा वाला इधर लिख लो, छोटा वाला इधर लिख दो। कितना गुना है? 3 गुना है। तो जो गुना होता है वो छोटे वाले में आ जाते हैं और फिर बराबर लग जाएगा, ठीक है। गुणा करोगे तो यहाँ है आपका x - 2, 3 से अंदर गुणा करोगे ये हो जाएगा 3y, 3 × 5 = 15। तो यहाँ प्लस x और y एक तरफ ले लो, प्लस का 3y इधर के माइनस का 3y और माइनस का 2 इधर के प्लस का 2। तो हमें पहला समीकरण क्या मिला? x - 3y बराबर -13, ठीक है। पहले शर्त से हमको पहला समीकरण मिल गया। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों यहाँ तक नहीं होगी? अरे यार गड़बड़ कर दिया, देखो गड़बड़ कर क्या दिया, यहाँ पर 2 है ना, मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। नजर हटी दुर्घटना घटी। अरे यार आपने नोटिस कर लिया होगा, मैंने नोटिस नहीं किया, फ्लो में हो गया गलती, ठीक है। चलो गलती को सुधार लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x - 2, 3 से अंदर गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 होगा। तो माइनस का 3y इधर के प्लस का 3y और माइनस का 2 इधर के प्लस का 2, ये होगा सही। x - 3y बराबर -4, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों बताएं यहाँ तक नहीं होगी? एक बार फिर रीचेक कर लेते हैं, अब की बार सही है। अब हम आ जाते हैं द्वितीय शर्त में। तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि 6 वर्ष बाद दोनों की आयु मैं निकाल लूंगा पहले। तो यहाँ लिखेंगे 6 वर्ष बाद पिता की आयु अभी x है तो 6 साल बाद कितना होगा? जोड़ देंगे, 6 जोड़ दिया। उसी प्रकार 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो मैंने पुत्र लिखना है, आपको बस पुत्री करना है, ठीक है। तो y माना था तो y में 6 जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम आ जाएंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है कि 6 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु के दुगने से 4 वर्ष अधिक है। जो पिता की आयु है, पिता की आयु कितनी है? पिता की आयु है x + 6। पिता की आयु बेटी की आयु के दुगने से, बेटी की आयु के 2 गुने से कितने अधिक है? 6 अधिक है, ठीक है। तो अब इसको हल कर लेते हैं। x + 6, 2 से अंदर गुणा कर दोगे 2y, 2 × 12 प्लस का 6, ठीक है। तो इधर प्लस का 6 इधर प्लस का 6 कटा, प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y और यहाँ क्या बचा? 12। तो ये हमको हमारा समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब आपको समीकरण 1 और इस 2 को किसी भी एक विधि से, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जो आपको अच्छा लगता है उससे हल कर लेना है। तो हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो समीकरण पहला वाला क्या है अपने पास? किसी भी समीकरण को ऊपर नीचे रख सकते हैं। पहला है अपना x - 2y बराबर 12 और अगला है हमारे पास x - 3y बराबर -4। x का गुणज समान है तो ये प्लस का दोनों समान चिन्ह होने पे हम क्या करते हैं? घटाते हैं। समान चिन्ह होने पे हमें क्या करना होता है? घटाना होता है। घटाने पे नीचे का चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ठीक हो गया। अब आप देखोगे प्लस माइनस कटा,
3 भाई में से 2 भाई घटेगा 1 भाई, और 12 4 16, यानी कि जो बेटे की आयु है वो कितनी है, 16 वर्ष है। अब वाई का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रख देते हैं या यहाँ रख दो, जो वहाँ पर आपको अच्छा लगे। यहाँ पे आ जाओ, समीकरण नंबर 2 में आ जाओ। x माइनस 2y हमारे पास कितना है, 12 है, तो y का मान हमारे पास कितना है, 16 है, यहाँ रख देंगे। ठीक है, हल करेंगे, 16 दूनी 32, तो बाबू माइनस का 32 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 32, तो यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, 44, यानी कि पिता की आयु 44 वर्ष है और जो पुत्री की आयु है वो 16 वर्ष है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक नहीं होगी। ये सारे प्रश्न मैं करा चुका था और जो पढ़ाया एग्जाम में वही आया। ये प्रश्न भी मैंने करा दिया था, उदाहरण का प्रश्न, और मैंने बोला था ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, आ गया बड़े नंबर में। ठीक है, तो कह रहे हैं इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके ये सिद्ध करना है। अगर हो सकता है एग्जाम में ये ना भी लिखा हो तब भी आप हम इसको कर सकते थे। तो क्या है, बायां पक्ष ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, क्या लिखोगे, बायां पक्ष लेने पर क्या है अपने पास बायां पक्ष, देखो यहाँ पर है अपने पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का 1, ठीक, और बट्टे में हमारे पास क्या है दोस्त, साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा माइनस के 1 है, ये आपको लाना है। ठीक है, सो देखो हमें ये प्रूफ करना है सेक 10, तो क्या यहाँ सेक 10 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। अगर आप जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 के बट्टे में कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यही होता है ना। तो हमें क्या करना है, हर एक पद को, इसके बट्टे में भी कॉस है, इसके बट्टे में कॉस है, तो ऊपर नीचे हर एक पद को कॉस से भाग दे देना है। इसको भी कॉस से भाग दे देंगे, इसको भी कॉस से भाग देंगे, इसको भी कॉस से भाग देंगे। हम क्या करेंगे, हर एक पद को कॉस से भाग दे देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो दोस्त, जब भाग देंगे साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन थीटा, कॉस से कॉस कटा, कॉस से कम कॉस, 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक थीटा। फिर नीचे आ जाओ, साइन बट्टे कॉस टेन थीटा, कॉस से कम कॉस, और यहाँ आ जाएगा सेक थीटा। ठीक, अब देखो ऊपर कुछ नहीं चाहिए, नीचे आपको सिद्ध करना है, तो जिधर चाहिए होता है उसे हम तरफ मान रखना होता है। यहाँ एक आपको 2 जगह दिख रहा होगा, तो जिधर सिद्ध करना है, ऊपर कुछ नीचे, नीचे मान में रखना है 1 की जगह पर। हमारे पास क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा, तो प्लस का टेन स्क्वायर इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर, यानी कि 1 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ इस 1 की जगह पर। अब आपको ऊपर कुछ भी नहीं करना है, ऊपर जो लिखा था उसको वैसे का वैसा लिखते चलो। ठीक है, प्लस का सेक थीटा माइनस का 1, अरेंज कर लेते हैं, टेन थीटा माइनस के सेक थीटा, और 1 की जगह पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि भैया यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है, किस रूप में बना हुआ है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बना हुआ है, जहाँ पर हम लगाते हैं सूत्र ए प्लस बी गुणे में ए माइनस बी, ए की जगह पे सेक थीटा और बी की जगह पे टेन थीटा है। लगाओ भैया सूत्र में, ऊपर कुछ नहीं करना है, ऊपर जैसा है वैसे का वैसा लिखते चलो, देखना अभी लास्ट में पूरा कट जाएगा वो। यहाँ अपने पास क्या है, टेन थीटा माइनस के सेक थीटा, 1 की जगह पे मान रख देंगे ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, सूत्र में रख दिया हमने, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। सूत्र सिद्ध क्या करना है, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, तो यहाँ से सेक थीटा माइनस थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उभयनिष्ठ ले लूँगा नीचे से, ऊपर कुछ नहीं करना, ऊपर वैसे का वैसे रखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस के 1। अब ध्यान देना, ये चीज़ मैं निकाल रहा हूँ उभयनिष्ठ नीचे से, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा निकाल रहा हूँ उभयनिष्ठ। तो यहाँ देखो ये चीज़ निकल रही है, लेकिन यहाँ ये नेगेटिव का है तो ये पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव का तो यहाँ नेगेटिव का है, पूरा बाहर आएगा, लेकिन यहाँ माइनस के 1 लगेगा, ये पूरा बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा।
अब आप देखोगे यही चीज ऊपर है, ऊपर नीचे क्या गया, सेम टू सेम है, गुणे भाग में कटा, और हमें जो प्रूफ करना था वो हमें मिल गया, 1/2 में सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। बताइए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है, ये प्रश्न भी मैंने आपको सारे कराए हुए थे, सारे कराए हुए प्रश्न हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे हैं चित्र में 7 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड दिए गए हैं, छायांकित ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक पिज्जा का टुकड़ा है, सपोज कर लो, इस बड़े वाले पिज्जा के टुकड़े में से ये सफेद वाला टुकड़ा अगर घटा के फेंक दूं तो ये काला काला बच जाएगा, और यही आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, ये प्रश्न भी मैंने कराया था, ठीक है, दिया है अपने कोण दोनों का सेम है, थीटा हमारे पास क्या दे रखा है, 30 डिग्री। जो बड़ी वाली त्रिज्या है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और जो छोटी वाली त्रिज्या है वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2 सेंटीमीटर। ये दे रखा है अपने को, हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमें निकालना क्या है दोस्त, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जैसे मैंने आपको समझाया आम भाषा में वही लिख दो, क्या होगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहां लिख देंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम मान रखेंगे, सूत्र रखेंगे, इसका सूत्र क्या होगा, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले की त्रिज्या आर है, और यहाँ आ जाएगा θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे छोटा वाला आ जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि भैया θ/360 पाई ये उभयनिष्ठ है, और यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ठीक है। हल कर लेते हैं, थीटा का मान हमारे पास है 30, बट्टे में है 360, पाई का मान कुछ नहीं बोला तो 22/7 रख देते हैं, और ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा r प्लस का r, और यहाँ आ जाएगा r माइनस के r, ठीक है। तो इस थोड़ा लिख ही लेता हूँ, 30/360, यह 22/7, तो कैपिटल आर है हमारे पास 7, स्मॉल आर है हमारे पास 7/2, 7 माइनस के 7/2। अब इसको आपको बस हल कर लेना है, 0 से 0 घटा, 3 कम 3 3 दूनी 6, ये आ गया 1/12 गुणे में है 22/7, ठीक है। तो 22/7 है, और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और यहाँ आ जाएगा 21/2, 7 दूनी 14, 14 में से 7 घटाएंगे 7/2, ठीक है। कैलकुलेशन 7 3 21, और यहाँ आ जाएगा 2 कम 2 2 1 2, और कट रहा है 3 चौके 12, 3 चौके 12, और कुछ नहीं है। तो ऊपर बचा सिर्फ 21 गुणा 11, 21 कम 21 हासिल लगा 2, 21 कम 21 और 2 23, नीचे 4 दूनी 8, 231/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अथवा में आ जाओ, ये क्वेश्चन करना था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार ठोस को उसके एक सिरे से खोलकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई वाला एक शंकु निकाल दिया जाता है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखो एक बेलन है, ये हमारा बेलन है, दोनों में से पहला वाला आसान ज्यादा था। ये बेलन है, बेलन की जो ऊंचाई हमें दे रखी है वो दे रखी है h बराबर 9 सेंटीमीटर, दिया है करके लिख दोगे, और जो हमें त्रिज्या दे रखी है, ये त्रिज्या वो हमें दे रखी है r बराबर कितनी, 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर से एक शंकु काटा गया, इसी ऊंचाई का और इसी त्रिज्या का शंकु काटा गया है, ठीक है। इस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है, त्रिज्या वही 5 सेंटीमीटर है, और जो तिरछी वाली ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या निकालना है, काट के ये फेंक दिया जाता है, तो बाहर बाहर से पूरी लकड़ी है और नीचे भी ठोस है, ऊपर खाली है। तो सबसे पहले हमें निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल
ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये भी मैं करा चुका था और मैंने बोला था कि ये पक्का आएगा एग्जाम में, आ गया। तो ये होगा, ये हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर बाहर से, ठीक है। और अंदर से भी तो क्या है, शंकु का आप टच कर सकते हो, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहर बाहर से क्या है, वृत्त, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल नीचे से, ये आएगा। अब यहां मान रख दो, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, शंकु का होता है πr/l और वृत्त का होता है πr²। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो कम से कम πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा 2h, यहाँ से l बचेगा और यहाँ से r बचेगा। पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 5, h हमारे पास है 9, l हमारे पास है 10, r हमारे पास है 5। हल कर लेते हैं, तो 22 पंजे 110/7 और यहाँ आ जाएगा 9 दूनी 18 और 15 33, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 33 से कम 33, हासिल लगा 3, 33 से कम 33 और 3 36/7, ठीक है। ये हमें हमारा मिल जाएगा आयतन, सॉरी क्षेत्रफल। ये हमें क्या मिल गया, हमारा क्षेत्रफल। अब आपको निकालना है आयतन, इसमें क्या निकालना है, अगले वाले पार्ट में क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन कैसे निकलेगा, तो अब निकालो ठोस का आयतन, आयतन में घटाते हैं। ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, ठीक है। आयतन में घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, शंकु का होता है 1/3 πr²h। πr²h उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 1/3। तो हल करेंगे, πr²h 3 कम 3 में से घटाओगे, यहाँ आ जाएगा 2/3। मान रखते हैं, पाई का मान कुछ नहीं तो 22/7, त्रिज्या हमारे पास 5 है, 5 का वर्ग, h हमारे पास 9 है, 2/3। अब इसको हल कर लो, 3 तिया 9 और तो कुछ कटपीट नहीं था, 22 5 बचे 25 और 3 दूनी 6 बट्टे में 7, ठीक है। ऊपर इसको हल करोगे जो भी आएगा उतना क्या लिख दो, सेंटीमीटर की 7 रखना, ऊपर ऊपर गुणा कर देना, जितना आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे हैं बहुलक और बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, ठीक है, हर साल एग्जाम में आता है, तो आपको पता है बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता हमें ढूंढनी होती है। सबसे बड़ी बारंबारता यह है F1। F1 हमारा कितना है 18। तो F1 के ऊपर वाला ही क्या होता है, बहुलक वर्ग, इसलिए जो हमारा बहुलक वर्ग होगा वो क्या होगा, 40 से 60 होगा, ठीक है। और बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो क्या है, 40 है, और अंतर कितना है, 40 से 60, 20 का अंतर है। F1 है, F1 के जस्ट बाद वाला क्या होता है, F2। F2 हमारा 14 है, और इससे पहले वाला हमारा क्या होता है, ये वाला F0। F0 हमारा 10 है। सारे मान मिल गए। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक वर्ग तो पहला ही निकाल दिया, ये आंसर है। अब आ जाओ बहुलक के सूत्र पे। बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान रखेंगे L, F1 का मान कितना है दोस्त, 18, F0 का मान है 10, H का मान है हमारा 20, 2F1 18 दूनी 36 हो जाएगा, माइनस F0 माइनस के F2। अब इसको हल करेंगे, अरे यार L का L ही लिख दिया, L का मान कितना है हमारे पास 40, ठीक है। तो 18 में से 10 घटाएंगे 8 आ जाएगा, गुणे 20 है, 36 में से 24 घटा देंगे 12 बचेगा। हल करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये आ गया 40/3, ठीक है। इसको हल कर लो,
तो इसको हल और तरीके से भी कर सकते हैं। 3 चौके 12 प्लस 40/3, ये आ जाएगा 160/3। ठीक है, भाग दे दोगे 3 से 160 में, 3 ही बचे 15। ठीक है, 3 ही बचे 15, हाथ से लगा, मतलब बचा कितना हमारा, एक बचा। एक संख्या उतार सकते हैं, 3 3 9, एक बचा, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, 3 3 9, चलता रहेगा अब ये सिलसिला। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा लगभग 53.33। ये हमें हमारा क्या मिलेगा, बहुलक। तो इस तरीके से हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, हर एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा है। और बच्चे बोल रहे थे सर पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी है, मैंने आपको समझाते हुए सॉल्व करा है, तो मुझे 1.5 घंटे भी नहीं लगे। और अगर मैं खुद इस क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करूँ, सारे करूँ, तो भाई 40 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो मेन मुद्दा है बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन को रट्टा मारते हो। रट्टा नहीं, हमें सीखना है। ठीक है, हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जब आप 11th में जाओगे तो पहले से पढ़ाई शुरू कर देना, चैनल पे पढ़ाई जाती है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल पे सारी चीज़ मिल जाएगी, 11th 12th की, 9 10th की। और अपने जूनियर बच्चों जो भी हैं उनको रिकमेंड करना हमारे चैनल। वीडियो को शेयर करें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।